तो जो भी लोग हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है जिसको हम बोलते हैं लेबेंडल ट्रांस ब्लॉक, जिसकी वजह से हार्ट की पावर 30% से कम हो गई है, उनमें एक तरह की मशीन लगा के कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं। उसका काम होता है पेसमेकर का भी काम करता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे के एसीडी का भी काम करता है, और तीसरा काम है उसके हार्ट की जो पंपिंग कम हो गई है उसको सुधारने में मदद करता है। हार्ट के जो सबसे मेन जो कॉमन डिजीज है वो आपका है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज, जिनको हम बोलते हैं हार्ट अटैक होना। तो पहले जो ये बीमारियां 40 साल के बाद होती थी, अब वो 20+, 30+ ईयर्स में भी देखने लगती है। उसका जो मेन कारण है अर्ली एज में डायबिटीज होती है, और जब भी स्टेथ लगाएंगे अगर कोई भी होल होगा तो एक अलग तरह का साउंड सुनेगा जिसको हम मरमर होता है। तो यूजुअली पीडियाट्रिशियन ही वहाँ से डायग्नोज करते हैं कि इसके हार्ट में कुछ गड़बड़ है, चाहे हार्ट की वाल्व में सिकुड़न है या वाल्व में लीकेज मतलब दिल में छेद है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएम न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि जो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर ज्ञानती सिंह। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ सर्वोदय हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो जिनकी भी जैसे हार्ट फेलियर के जो पेशेंट हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है उनके ट्रीटमेंट में कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इन दोनों में मेरा खास इंटरेस्ट है। और हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स आते हैं या जो पेसमेकर जैसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी दिल की धड़कन कम हो जाती है, उनके लिए कुछ इस तरह की पेसमेकर की डिवाइस लगती है, या जिनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है उनको भी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन लगती है एसीडी। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये हमारे यहाँ होते हैं, और हृदय से संबंधित जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है या कोई भी ऑपरेशन रिलेटेड है या प्रोसीजर रिलेटेड है वो सब हम करते हैं। सुमान, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक आपको? मुझे करीब करीब जो है मोर देन 17 ईयर्स हो गया है। तो सबसे ज्यादा जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो हार्ट की डिजीजेज है वो सबसे ज्यादा जो कॉमन एज ग्रुप हो गया है वो 30 to 40 हो गया है। पहले आई थिंक ये 60+ के बाद या 50+ के बाद लोगों को होता था, बट आज के लिए बहुत कम एज में देखा जाता है। मतलब क्या क्या ऐसे डिजीजेज हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं और बहुत कॉमन हो? हार्ट के जो सबसे मेन जो कॉमन डिजीज है वो आपका है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज, जिनको हम बोलते हैं हार्ट अटैक होना। तो पहले जो ये बीमारियां 40 साल के बाद होती थी, अब वो 20+, 30+ ईयर्स में भी देखने लगती है। उसका जो मेन कारण है अर्ली एज में डायबिटीज होना। शुगर की बीमारी जो है जो पहले लोगों को 40 के बाद होती थी, अब वो 20+, 30+ ईयर्स के एज में भी होने लगी है। दूसरा रिस्क फैक्टर जो है यंग एज में वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी आपके हार्ट में सडनली हार्ट की नसों में क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है कि कोविड के बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा अब बहुत सारे जो आईटी सेक्टर में वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो है लाइफस्टाइल चेंज हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है बढ़ गई है, मोटापा बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हम एक बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कि मोटापा बढ़ने की वजह से आपकी जो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होने लगता है। इसकी वजह से यंग एज में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर हायर साइड में जाना या आपकी डायबिटीज की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। मैम जैसे अगर हम देखें तो जो हार्ट अटैक है उसके कोई सिम्टम्स भी होते हैं? मतलब ज्यादातर जो हमने नॉर्मली अपनी फैमिली से सुनते हैं कि हार्ट अटैक सडनली आता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो कोई सिम्टम्स होते हैं? तो ज्यादातर लोगों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स कम से कम 5 से 7 दिन पहले से वार्निंग सिम्टम्स आपको देने लगता है। अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई एक्टिविटी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब सेम एक्टिविटी करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में या तेज चलने में या दौड़ के कोई भी काम करने में अगर आपको लगता है कि आपकी सांस फूल जा रही है या छाती में भारीपन हो जा रहा है या चक्कर जैसा आ रहा है या आपको थकान महसूस होने लगी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ जरूर है। तो आपको जब भी ये वार्निंग साइंस हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अपने जो वाइटल्स है वो चेक कराना है, जो नॉर्मली कम से कम ब्लड प्रेशर है, पल्स है, आपकी ब्लड शुगर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको चेक कराना जरूरी है। अगर आपको बहुत सीवियर सिम्टम्स है, बहुत बार क्या होता है गैस के सिम्टम्स के साथ बहुत कंफ्यूजन होती है, तो अगर आपकी एंटासिड्स खाने से, गैस की जो दवाइयां हम खाने से अगर आपका ठीक हो जाती है तकलीफ, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। पर अगर वो दवा खाने के बावजूद भी आपकी तकलीफ बनी रहती है तो इसका मतलब है कि फिर वो पेट की तकलीफ में कुछ और भी दिक्कत हो सकती है।
तो आपको डॉक्टर को दिखाना, कम से कम एक बेसिक ईसीजी कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप इग्नोर करते हो और आप उस कंडीशन में जाते हो जब आपकी हार्ट रेट कम हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, हार्ट की पावर कम हो गई, तो उस टाइम आपको बचाना भी मुश्किल होता है, और दूसरा जो ट्रीटमेंट हम करते भी हैं उसका बेनिफिट आपको इतना नहीं मिल पाता है। मैम जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, जो हमारी नॉर्मल फैमिलीज हैं, कि लोगों को ना इन चीज़ के बारे में इतना अवेयर है नहीं, कि अगर उन्हें पेन हो रहा है तो वो मेडिसिन ले ली, या एसिडिटी का पेन बता दिया। नॉर्मल हमारी अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करें तो ज़्यादातर उनमें ही चीज़ें होती हैं, और आई थिंक मेल के अकॉर्डिंग फीमेल को भी आजकल हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो फीमेल्स हैं, क्या उन्हें चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो एसिडिटी का रहता है, या उससे भी हार्ट अटैक के चांसेस जो रहते हैं? हार्ट के जो पेन होते हैं बड़े अलग तरह से होते हैं, क्लासिकल पेन होते हैं। यूजुअली आपको जो चेस्ट पेन होगा एक्सर्शन पे बढ़ेगा, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। छाती में जो भारीपन है वो पूरे चेस्ट में स्प्रेड होगा, जलन जैसा या आपको प्रेशर जैसा फील होगा। और ये जो पेन है चेस्ट पेन, वो आपके लोअर जॉ से लेके नीचे के जबड़े, गले में, चेस्ट में, आपके दोनों कंधों में और हाथों की तरफ ये जा सकते हैं। पेन बैक में भी जा सकता है, पर इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है एक्सर्शन में बढ़ेगा, रेस्ट करने से ठीक होगा, और ये लगातार नहीं बना रहता। आपको कुछ सेकंड के लिए पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, फिर थोड़ी देर आपको लगेगा आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई पेन हो रहा है, या उसके साथ आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, या आपको थकान महसूस हो रही है, तो इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो आपको दिखाना जरूरी है। कुछ जो पेन होते हैं जैसे कि मांसपेशियों की वजह से बोन पेन होता है, वो लोकलाइज पेन होगा, आपको दबाने से वहां पे दर्द सा होगा। पर चेस्ट का पेन ऐसा नहीं होता कि आपको दबाने से दर्द होगा। दूसरा है कि गैस का पेन है, गैस की दवा खाओगे, डाइजिन सिरप पियोगे, गैस की दवा लोगे तो आराम आ जाएगा। और कुछ जो इस तरह के जो मांसपेशियों का पेन हो, क्या होता है, परसिस्टेंट होता है, लगातार बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि होगा और ठीक हो जाएगा, वो हफ्ते 10 दिन जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तब तक वो बना रहेगा। तो अगर कोई भी पेन अगर आपका परसिस्टेंट है और दबाने से अगर हो रहा है, चलने से बढ़ नहीं रहा, या गहरा सांस लेने पे हो रहा है, तो ज्यादा चांसेस मांसपेशियों का पेन है। हार्ट का पेन यूजुअली एक्सर्शन पे होगा, कुछ सेकंड के लिए होगा, और जब ठीक होगा तो आपको लगेगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो नॉर्मली है, लोग मेडिसिन वगैरह का बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया है, लोगों ने ड्रिंकिंग करना बहुत स्टार्ट कर दिया, स्मोकिंग बहुत स्टार्ट कर दिया, तो इससे भी क्या हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं? अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं कर रहे हो, मोटापा बढ़ रहा है, नींद अच्छी नहीं है आपकी, अगर स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन वगैरह। तो जितने ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे उसके आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होंगे। स्मोकिंग की वजह से भी क्या होता है कि इसको स्मोकिंग में कुछ जो पदार्थ होते हैं, निकोटीन और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होते हैं, उसकी वजह से हार्ट की जो ब्लड वेसल्स उसके क्लॉट बनने की टेंडेंसी बहुत हाई जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हाई होता है। जो थोड़ी बहुत भी चर्बी जमी हुई है, जो 20-30% की ब्लॉकेजेस है, वो इसकी वजह से क्या होता है कि सडनली वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, और वहां पे क्लॉट बन जाता है। और हमारी हार्ट की नसें जो पतली पतली है, बहुत मोटी नहीं होती, 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के बीच में होती है। तो उस छोटे से ब्लड वेसल में अगर कोई भी खून का थक्का फंस गया, तो आगे की हार्ट की मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। मैम अगर हम एक नॉर्मली जो क्वेश्चन है कि काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें बचपन से बाय बर्थ हार्ट में होल होता है, तो वो जेनेटिक रहता है या मतलब बाय बर्थ या डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली? बेसिकली ये जो हम बोलते हैं होल की बात, इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल मतलब कि जन्म के साथ। अगर होल बहुत छोटा है, 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर का है, तो यूजुअली जो है वो होल जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो बंद हो जाता है। पर अगर वो बंद नहीं हुआ, होल की साइज अगर बड़ी है, मतलब 1 सेंटीमीटर अबव साइज की है, तो इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर छोटे बच्चे में भी होल है तो उसका फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म के टाइम हमें मिला तो 6 मंथ्स के बाद हम दोबारा एक जांच होता है, इकोकार्डियोग्राफी होती है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड, उसमें जो है होल के बारे में पता चलता है। फिर हम एवरी 6 मंथ्स में मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर होल बड़ा है, लंग का प्रेशर बढ़ रहा है, तो बिलो 2 इयर्स की एज में उसकी सर्जरी हो जाने से वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो लंग का प्रेशर अगर बहुत हाई हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, बाद में बड़े होकर इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसको बोलते हैं आइजनमेंगर सिंड्रोम होते हैं, जिसमें लंग का प्रेशर बहुत हाई रहता है।
तो जिन भी बच्चों में अगर होल है उनका रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और टाइमली ट्रीटमेंट होना भी जरूरी है। मतलब बिलो 2 इयर्स सर्जिकल करेक्शन हो जाना चाहिए। मैम बट ऐसा होता है ना कि काफी सारे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें बचपन से नहीं पता होता है, वो आगे चल के जब बच्चों को एक एज में पता लगता है या जब बच्चा बताने लायक होता है तब वो अपने पेरेंट्स से इस चीज के बारे में तब ये चीजें होती है, तो क्या तब उस टाइम पे वो चीज रिवर्स बहुत बार क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं, ज्यादातर आजकल बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं, डॉक्टर की रेख देख में होते हैं, पीडियाट्रिशियन जरूर देखते हैं, और जब भी स्टेथ लगाएंगे अगर कोई भी होल होगा तो एक अलग तरह का साउंड सुनाएगा जिसको हम मरमर बोलते हैं, कार्डियक मरमर। तो यूजुअली पीडियाट्रिशियन ही वहां से डायग्नोज करते हैं कि इसके हार्ट में कुछ गड़बड़ है, चाहे हार्ट की वाल में सिकुड़न है या वाल में लीके मतलब दिल में छेद है। तो ये ज्यादातर जो बच्चे वाले डॉक्टर है, अगर आप उनको ले जा रहे हो वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हो या कोई भी सर्दी खांसी जुकाम के लिए लेके जा रहे हो, तो यूजुअली पकड़ में आ जाता है। कुछ होल हैं जो बचपन में पकड़ में नहीं आते, वो ज्यादातर फीमेल्स में खार करके जब प्रेगनेंसी के टाइम में जब बॉडी में वॉल्यूम जो फ्लूइड बढ़ जाता है तो बहुत बार उस टाइम उनको सांस फूलने की दिक्कत होती है। तो बहुत बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब इनको करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इनको दिल में छेद है। और ज्यादातर जो छोटे बड़े छेद हैं जो सिग्निफिकेंट हैं वो पीडियाट्रिशियन उनको बचपन में ही पकड़ लेते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है। मैम अगर हम थोड़ी और आगे बात करें तो हार्ट फेलियर भी होता है, तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग है या दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ, दोनों में काफी डिफरेंस है। हार्ट अटैक जो है हार्ट की ब्लड वेसल में, जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या है कि हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। हार्ट फेल्यूर है वो हार्ट के मसल्स वीक होने की वजह से होता है। तो हार्ट अटैक की वजह से भी हार्ट के मसल्स वीक हो सकते हैं, हार्ट फेल्यूर हो सकते हैं, या हार्ट की जो वाल्व है अगर उनमें लीकेज है उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस वगैरह। तो अगर इन्फेक्शंस में टाइमली ट्रीट नहीं हुआ उसकी वजह से भी हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं। या हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, अगर हार्ट बीट बहुत तेज रह रही है, 100 के ऊपर रह रही है, उसकी वजह से भी हार्ट के मसल्स वीक हो सकते हैं। या कुछ और भी बीमारियां होती हैं जैसे जिसमें इसमें हार्ट के मसल्स के अंदर कुछ डिपोजिशंस हो गई, एक्सेस अगर ये हो गया, आयरन डिपोजिशंस हो गई या एमिलोइडोसिस, एक्सेस कोई एक स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन होती है एमिलोइडोसिस सर्कल, उसकी वजह डिपोजिशन। तो हार्ट फेल्यूर होने की, हार्ट के मसल्स वीक होने के बड़े सारे रीजंस हैं। तो किसी का भी अगर इको हुआ और उनकी हार्ट की पंप भी 30% से कम है तो पहले हम कारण ढूंढते हैं कि ये किस वजह से हुआ। हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की वजह से हुआ, हार्ट की वाल्व की वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से हुआ, या इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज हुआ उसकी वजह से हुआ। तो उसकी इवेल्युएशन होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट चलती है। हम अगर नॉर्मली इनकी बात करें तो जैसे पेस मेकर हो गया या इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या काफी बार हमने देखा कि सीपीआर भी देते हैं, तो मैम वो किस कंडीशन में दिया जाता है, मतलब कौन सी कंडीशन में होती है वो तीनों चीजें? जो सीपीआर है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको बोलते हैं, अगर कोई भी आया और उसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वो सांस नहीं ले रहा है, तो हार्ट को दोबारा चलने के लिए हम हार्ट को पंप करते हैं। चेस्ट के ऊपर जो है, जो स्टर्नम है, उसके लोअर पार्ट पे हम हथेली ऐसे रख के और चेस्ट को जोर जोर से कॉम्प्रेशन करते हैं। कॉम्प्रेशन करने से क्या होता है कि आपके हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड इकट्ठा है वो आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और फिर जैसे हम रिलीज करते हैं तो जितना ब्लड इकट्ठा हो रहा है आपकी जो वीनस सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं गंदा खून, वो सारा आकर के हार्ट के अंदर आ रहा होता है। तो कॉम्प्रेशन से क्या होता है कि आपका हार्ट जो है दोबारा चलने लग जाता है, पूरे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन जो इम्प्रूव हो जाती है। ये तब करते हैं जब आपका दिल, हार्ट बीट आना बंद हो गया, ब्लड प्रेशर आना बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया। दूसरा होता है पेसमेकर की जैसे बात होती है। पेसमेकर उनको लगता है जिनकी दिल की धड़कन 40 के नीचे हो जाती है और जिसकी वजह से उनको बार बार जो है चक्कर आना, बेहोशी होना, इस तरह की दिक्कत होती है। उसका भी रीजन ये है कि जब आपकी हार्ट बीट, नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो 60 to 100 होनी चाहिए, पर अगर वो 40 के नीचे हो गई, 30-20 हो गई, तो आपके ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, और जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिला तो आपका ब्रेन जो है वो काम नहीं करता, उसकी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है पेसमेकर। पेसमेकर का काम है कि आपकी दिल की धड़कन को एक नॉर्मल रेंज में रखना। कुछ लोगों को क्या होता है कि दिल की धड़कन ठीक है पर बीच बीच में कम होती है, तो पेसमेकर जो है वो सपोर्ट देने का काम करता है कि जब भी हार्ट बीट 60 के नीचे होगी तो पेसमेकर उसको सपोर्ट देगा। तीसरा होता है, एक मशीन होती है AICD जो इलेक्ट्रिक शॉक देने का काम करता है।
अगर दिल की धड़कन जो है वो 160 200 चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं VTVF, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो जब भी वो सेंस करता रहेगा हर एक हार्ट बीट को, और जब भी आपकी हार्ट बीट 170 200 होती है तो मशीन पहले उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं पेसिंग करके। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो मशीन एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। जो हम बाहर से शॉक देते हैं वो काफी हाई पावर में होता है, 100 जूल्स 200 जूल्स देता है। जो मशीन हम अंदर लगाते हैं इसीलिए उसमें काफी जो पावर कम होती है, 10 जूल्स 20 जूल्स 30 जूल्स मैक्सिमम 40 जूल्स होती है। वो कम पावर में दिल की धड़कन को नॉर्मल कर देते हैं। उससे बेसिकली जो सडन कार्डियक डेथ है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो जो भी लोग हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसकी वजह से हार्ट की पावर 30% से कम हो गई है, उनमें एक तरह की मशीन लगाते हैं, कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं। उसका काम होता है पेसमेकर का भी काम करता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक देके ACD का भी काम करता है, और तीसरा काम है उसके हार्ट की जो पंपिंग कम हो गई है उसको सुधारने में भी मदद करता है। तो अगर ये टाइमली ट्रीटमेंट होता तो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि जिनकी हार्ट की पंपिंग 25-30 थी, विथ टाइम ओवर द टाइम वो 50% 55% हो जाती है। हम देख ऐसे भी देखा जाता है कितनी बार सडनली लोग कोलैप्स कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? CPR देना चाहिए या हॉस्पिटल ले जाने तक का वेट करना चाहिए? नहीं, अगर कोई भी सडनली कोलैप्स कर गया है, उसको ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा और सांस नहीं ले रहा है, तो पहले आपको रिससिटेट करना है, CPR करना है। जब उसकी हार्ट बीट आने लग गई, ब्लड प्रेशर आपको फील होने लग गया, तभी आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि वो टाइम मिल जाएगा, कम से कम ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। कि जब भी आपका कार्डियक अरेस्ट होता है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो ब्रेन इफेक्ट होता है। अगर 5 मिनट तक 5 to 6 मिनट्स तक अगर ब्रेन को कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो ब्रेन जो है ना इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। कि अगर दिल की धड़कन आ भी गई तो ब्रेन जो है वो हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। तो इसलिए जब भी कोई भी कोलैप्स होता है तो पहले हमें CPR करना है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। मैम अभी आपने कार्डियक अरेस्ट बताया, तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम है या ये भी अलग अलग है? अलग अलग है। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यूजुअली कार्डियक अरेस्ट जो है एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है। आपकी हार्ट की ब्लड वेसल बंद हुई, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गया, हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हुई, आपकी दिल की धड़कन जो है वो 160-200 हो गई, और जिसकी वजह से डेथ होती है। तो कार्डियक अरेस्ट यूजुअली इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ होती है। ज्यादातर हार्ट अटैक में जो सडन कार्डियक डेथ होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की वजह से ही होता है। जो बहुत सारे लोग आप देखते हुए ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और सडनली कोलैप्स हो गए, उनका कोलैप्स होने का रीजन ये होता है कि हार्ट अटैक तो हुआ पर हार्ट अटैक की वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो गई, VTVF, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। मैम जैसे कितनी बार हम ऐसा फैमिली में सुनते हैं कि हार्ट अटैक की भी मतलब एक होता है कि नॉर्मली आ रहा है तो लोग इतना इग्नोर कर देते हैं, मतलब स्टेज होती है कि हार्ट अटैक की भी कोई फर्स्ट स्टेज? देखो बेसिकली ये होता है कि हार्ट में हमारे 3 मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 लेफ्ट साइड होते हैं, 1 राइट साइड होते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ब्लड वेसल बंद हुई और किस लेवल पे बंद हुई। अगर कोई आपकी मेजर लेफ्ट साइड की मेजर ब्लड सर्कुलेशन, कुछ लोगों में देखा गया 3 नसों में ब्लॉकेज है, क्रिटिकल ब्लॉकेजेस, और 2 नसें 100% बंद है, तो इनमें जो है सडन कार्डियक डेथ की रिस्क बढ़ जाती है। कुछ लोग ये है कि उनकी ब्लड में हार्ट अटैक तो हुआ उनको, पर उनकी जो ब्लड वेसल्स है उसके किसी ब्रांच में जाके ब्लॉकेज आई, या उस ब्लड वेसल में आगे जाकर के कोई ब्लॉकेज आई, तो उनको सिम्टम्स होंगे पर जान का खतरा इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये जान का खतरा इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ब्लड वेसल बंद हुई और किस लेवल पे बंद हुई। स्टार्ट भी वहीं बंद हो गई तो बहुत बड़ा एरिया जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो जाएंगे। अगर वही नीचे जाके बंद होगी तो छोटा सा एरिया जो है वो डैमेज होगा। तो सिम्टम्स होंगे पर लाइफ रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता है। सो मैम जो हमारी नॉर्मल जनरेशन है, जो हमारी नॉर्मल अभी ऑडियंस अभी देख रही है, उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे, क्या सजेशन दोगे कि अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से बैलेंस करके चले कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो? देखो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल, खान पान, डाइट जो है, हेल्दी डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मील्स जो है वो टाइमली लेना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट लंच जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए,
और ब्रेकफास्ट खास करके 9-10 बजे तक हो जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं जो मैं हाँ। जनरेशन तो ब्रेकफास्ट ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है मील्स के साथ, खाना तो ठीक है, हम हेल्दी फूड तो खाना ही चाहिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा देर हमें फास्टिंग लेना चाहिए, खास करके ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने पूरे नाइट कुछ नहीं खाया, सो गए, फिर सुबह भी उठ के हम काम में बिजी हो गए, नहीं खाया हमने, तो हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रॉपर होना चाहिए, डिनर हमारा अर्ली होना चाहिए और डिनर जो है लाइट होना चाहिए। पर आजकल क्या होता है कि उल्टा हो गया है, डिनर हैवी होता है और ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो एक तो हेल्दी डाइट है, उसमें आपको जो है होल ग्रेन्स जो है वो यूज करना है, व्हीट के साथ साथ आपको बाकी भी जो मल्टीग्रेन्स है वो यूज करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक्स जो है वो बढ़ाना है, और आपको अवॉइड करना है डीप फ्राइड फूड, खास करके कोशिश करना चाहिए कि हमको घर का खाना खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, और फास्ट फूड है बाहर का जो आपका डीप फ्राइड फूड है, डीप फ्राइड फूड जो बाहर में यूज करते हैं वो रीयूज करते हैं ऑयल, और रीयूज करने से ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, ट्रांस फैटी एसिड्स में मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बाहर का डीप फ्राइड फूड अवॉइड करें। दूसरा आता है आपका एक्सरसाइज, जितना हम फिजिकली एक्टिव होंगे उतनी बीमारियां कम होंगी, उतना मोटापा कम होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट्स भी अगर आप निकालते हो, चाहे आप वॉक करो, जॉगिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो वीकेंड्स में तो वो भी कर सकते हो, पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, नींद, डीप स्लीप होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो, बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नेगेटिव आपके कम हो जाए, बैलेंस हो जाएगा। तो नींद हमारी बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी आज के टाइम में बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस जो है हमें कम करना है, वेट जो है हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, स्मोकिंग जीरो होना चाहिए, अवॉइड करना, अल्कोहल भी अगर कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो भी मॉडरेट अमाउंट में, एक्सेस नहीं होना चाहिए, कि वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और फैटी लिवर भी करता है आपको, है ना। तो अल्कोहल भी इनटेक आपको कम रखना है, उसको भी ज्यादा नहीं रखना। तो अगर हम कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर किसी को भी बीपी है, शुगर है, थायराइड है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको रूटीन चेकअप के लिए जरूरी है, कम से कम 1 से 1। और हार्ट का जो रूटीन चेकअप है उसमें स्ट्रेस टेस्ट बहुत जरूरी है, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट से आपके हार्ट की नसों की ब्लॉकेज पता चलती है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर ऑन मेडिकेशंस, अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड कंट्रोल्ड है, तब भी आपको दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए, मेडिकेशंस आपको लेते रहना है, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बार क्या होता है, वो देखते हैं कि बहुत ही अच्छा रिपोर्ट्स आ रहा, तो दवाइयां स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो वो मेडिकेशंस पे आपका जो है कंट्रोल है। तो जो भी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव है, ओबेसिटी है, तो उनको ध्यान रखना है, मेडिकेशंस टाइम पे लेना है, रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, अपना ख्याल रखेंगे तभी वो हेल्दी रह सकते हैं। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।